हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग शनवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ लव इज़ नॉट इजी का पार्ट 7 शेयर करने वाली हूं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी को जो कंफर्म हो जाता है कि विंग ही उसका हर्टलेस पर्सन है, जिसके लिए सीफू ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड पर भेजा था। तो अब आगे विंग जो सो गया था, मतलब बेहोश हो गया था, और वांग जी जो बहुत खुशी खुशी निकल गया था विंग के घर से, वो सीधा विंग के छत पे जाकर रुका और वहाँ से एंजल वर्ल्ड का डोर ओपन करके एंजल वर्ल्ड में चला गया। एंजल वर्ल्ड में जाते ही वो बिना सीफू से मिले सीधा अपने महल की तरफ गया। वहाँ पे शीचन सो रहा था। वांग जी उसके पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे सीधा शीचन पे जंप कर देता है। शीचन की तो हालत ख़राब हो गई थी, उसका दम निकल गया था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा भारी था। शीचन चिल्लाता है और कहता है, लानजान, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तो वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो शीचन को ज़ोर से हक कर लेता और कहता है, शीचैन शीचैन, तुम नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो शीचन कहता है, पर क्यों, क्या कर दिया है ऐसा तुमने जो खुश हो? तो वांग जी कहता है, मुझे वो पर्सन मिल गया। तो शीचन कहता है, ऐसे कैसे तुमको वो पर्सन मिल गया, क्योंकि जिस दिन हम हॉस्पिटल के टेरिस पर गए थे वहाँ तो विंग आया ही नहीं था, तो तुम्हें वो मिला कैसे? गाइस, यहाँ पर हमारा वांग जी और शीचन विंग का नाम अभी जानते नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ उसे विंग कहूँगी। तो शीचन कहता है, हमारा प्लान तो काम नहीं किया था, तो तुम्हें विंग मिल कैसे गया? तो वांग जी बताता है सब कुछ। अब यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं हॉस्पिटल के टेरिस का। विंग ने जब अपनी आंखें खोली तो उसको जो लेटर रिसीव हुआ था वो वांग जी ने ही अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पे रखा था। वांग जी और शीचन का प्लान ये था कि विंग जब टेरिस पर आएगा तो वांग जी उसके सामने, मतलब अपने एंजल अवतार में ही बैठा हुआ होगा, और जब विंग वांग जी को देखेगा और विंग ने ऐसा कोई रिएक्शन दिया कि शॉक हो रहा है, जैसे वो डर गया, तो वांग जी समझ जाएगा कि हाँ, विंग ही वो हार्टलेस और इमोशनलेस पर्सन है जिसको प्यार सिखाने की ज़रूरत है। पर उस दिन वांग जी का यह प्लान काम नहीं किया क्योंकि विंग एक घंटे से मतलब वांग जी 1 घंटे से विंग का इंतज़ार कर रहा था टेरिस पर, क्योंकि वांग जी ने 2 घंटे पहले ही विंग के टेबल पर उस लेटर को रख दिया, पर हमारा विंग बहुत देर से उठा था तो उसको लेटर बाद में रिसीव हुआ, और जब वो छत पे पहुंचा तो उसको वांग जी नहीं मिला, क्योंकि वांग जी जो 1 घंटे से बैठा इंतज़ार कर रहा था विंग का, और तभी उसको शीचैन का एक मैसेज रिसीव होता है कि सीफू ने उसको किसी काम के लिए बुलाया है। तो वांग जी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे चला जाता है और उसके ठीक बाद ही वहाँ पे विंग आता है, और इसलिए विंग को वांग जी कहीं नहीं मिला था। तो ये फ्लैशबैक अब यहीं एंड होता है। वांग जी फिर शीचन को यह भी बता देता है कि वांग जी और विंग कैसे एक दूसरे से मिले और वांग जी ने किस तरह विंग को पहचाना है। तो जब शीचन ये सुनता है तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ये सब तो ठीक है, पर तुम ज़रा बताओगे कि तुम विंग को छूने क्यों गए थे? तो वांग जी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे भी खुद नहीं पता कि वो विंग को क्यों छूने गया था। वांग जी जवाब देता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, उसका वो सुंदर सा चेहरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ गया और उसे छूने की कोशिश की, तभी वो जाग गया था। तो शीचन कहता है, लानजान, कहीं तुम्हें उससे? तो वांग जी कहता है, मुंह बंद करो, मैंने तुम्हें पहले भी क्लियर कर दिया है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता और ना ही करने वाला हूँ, तो तुम बेफिक्र हो जाओ। तो शीचन कहता है, मैं जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। तो वांग जी कहता है, उड़ा लिया मजाक, भर गया मन तुम्हारा, तो बस अब सो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो शीचन कहता है, नींद तो तुमने मेरी हराम कर दी, वही चीज़ आराम से ही कह रहा था। तो वांग जी कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? तो शीचन कहता है, मैं जानता हूँ तुमने सुन लिया है, फिर भी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर शीचन अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है और अपने आप को कवर करके सो जाता है। वांग जी भी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सो गया था। अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, वो रेडी होकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है, और वही वांग जी जो विंग का पीछा करने लगता है। जहाँ जहाँ विंग अपने ऑफिस की तरफ गया वहाँ वहाँ से वांग जी भी उसका पीछा करते करते ऑफिस तक पहुँच गया, क्योंकि वांग जी विंग के गार्डन के उसी पेड़ पर बैठा हुआ था और विंग का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वांग जी को इतना तो पता चल गया था कि विंग एक बिजनेसमैन है, तो उसको पता था कि विंग ज़रूर अपने घर से निकलेगा अपने ऑफिस जाने के लिए। तो वो उस पेड़ पर बैठा था, पर थोड़ा जहाँ से विंग उसे देख ना सके उस तरफ के डायरेक्शन में बैठा हुआ था। अब वांग जी को कोई बहाना चाहिए था विंग के करीब आने का, ताकि वो अपना मिशन स्टार्ट कर सके, क्योंकि ऐसे ही दूर से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, और विंग भी ऐसा है कि वो कुछ करने भी नहीं दे सकता। तो वांग जी अब कोई बहाना ढूंढ रहा था कि वो बस विंग के पास कैसे तैसे भी पहुंच जाए। अब वांग जी जो विंग के ऑफिस के बाहर खड़ा था, क्योंकि विंग ऑलरेडी ऑफिस के अंदर चला गया था, वांग जी अपने मन में सोचता है क्या उसे विंग के इस ऑफिस में जाना चाहिए।
तो उसका मन में ये भी आता है कि नहीं, क्योंकि उसे भले ही कोई नहीं देख सकता, पर विंग अकेला ऐसा इंसान है जो वोंग जी को आराम से देख सकता है, चाहे वोंग जी चाहे या ना चाहे। इसलिए वो ऑफिस में जाने की बेवकूफ़ी नहीं करता और वो सीधा उड़ के वहाँ से चला जाता है, यानी शहर को देखने चला जाता है। जब तक विंग का ऑफिस टाइम ओवर नहीं होता वो वापस नहीं आएगा। तो अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। विंग का ऑफिस टाइम बस ओवर हो ही गया था। वोंग जी भी अब विंग के ऑफिस के टेरेस पर बैठ के विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग जो निकल गया था अपने ऑफिस में से और कार में जाके बैठ गया। वोंग जी भी फिर उड़ के उसके कार की छत पर जाके बैठ गया, क्योंकि विंग तो बंदा था तो विंग अब कैसे ही देखेगा वोंग जी को। तो विंग की कार स्टार्ट हो जाती है और वोंग जी भी आराम से उस पर लेटा पड़ा हुआ था, क्योंकि विंग की कार बहुत बड़ी थी तो वोंग जी को लेटने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। कार में बैठे बैठे ही मिस्टर हान विंग से कहते हैं कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो विंग कहता है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे पीछे कोई घूमता रहे, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। तो मिस्टर हान कहते हैं पर आपने देखा ना आपको सिक्योरिटी नहीं रखने का अंजाम क्या हुआ। तो विंग कहता है मैं जानता हूँ, मुझे याद मत दिलाओ उस चीज़ के बारे में, उसे देख के ही मुझे गुस्सा आने लगता है। तो मिस्टर हान कहते हैं तो अब आपको सिक्योरिटी रखना ही पड़ेगा। तो विंग थोड़ा कुछ सोचता है और कहता है नहीं। तो मिस्टर हान कहते हैं पर क्यों नहीं। तो विंग कहता है मैंने आपको बताया ना मुझे पसंद नहीं है। तो मिस्टर हान कहते हैं आपकी पसंद और नापसंद से कुछ नहीं होगा, मैंने सिक्योरिटी टीम के लिए कुछ बॉयज़ को सिलेक्ट किया है, वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, आप उनका इंटरव्यू लेंगे और उनमें से कुछ गार्ड्स को सिलेक्ट कर लेना। तो विंग कहता है मिस्टर हान प्लीज़ ज़बरदस्ती मत कीजिए, मुझे कोई भी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है तो आप ही रख लीजिए। तो मिस्टर हान अब उसे समझाते हुए कहता है कि यंग मास्टर पर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, मैं अब ओल्ड होता जा रहा हूँ और कब मेरा डेट करीब आ जाए मुझे भी नहीं पता, तो मैं हर बार तो आपकी मदद नहीं कर सकता ना, और आपके आसपास कितने सारे दुश्मन हैं, तो आपको सिक्योरिटी की तो ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक बार बस मेरे कहने पे आप गार्ड रख लीजिए। तो अब विंग को लग रहा था कि मिस्टर हान उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। और जब ये चीज़ वांग जी सुनता है तो वांग जी के आंखें चमक उठती है, क्योंकि वांग जी के कान तो बहुत ज़्यादा तेज़ थे, इसलिए वो सारी बातें जितनी भी विंग और मिस्टर हान में हो रही थी वो सारी बातें छत पे से बैठ के सुन रहा था। वांग जी अब फटाफट उड़ता है, यानी वो अब कार से हट जाता है और उड़ के कहीं जाने लगता है। और अब हम सीधा कल का सीन देखते हैं। विंग ने अपना ऑफिस टाइम ओवर कर लिया था, वो वापस घर की ओर आ रहा था। मिस्टर हान उससे कहता है कि मैंने उन बॉयज़ को अपने ही घर पे बुला लिया है, तो बस आपको उनका इंटरव्यू लेना है। तो विंग को मन तो नहीं था, पर फिर भी मिस्टर हान की बातों को मानते हुए वो हाँ कर देता है, क्योंकि एक मिस्टर हान ही थे जो विंग को अच्छी तरीके से समझते थे। उसके डैड के जाने के बाद मिस्टर हान ही थे जिन्होंने विंग को संभाला था, उसको कंफर्ट किया था। पर विंग तो इतना ज़िद्दी था कि वो मिस्टर हान से भी तमीज़ से बात नहीं करता था। विंग सिर्फ मिस्टर हान के सामने ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे विंग को किसी से कोई मतलब नहीं। पर विंग ये बात अच्छे से जानता है कि अगर मिस्टर हान नहीं रहे तो विंग की लाइफ थोड़ी बदल सकती है, यानी उसमें थोड़ी तो मुश्किलें आ सकती है। पर वो अपनी ज़िद पे ही अड़ा रहता है, वो कभी भी तमीज़ से बात करने की सोचता ही नहीं। और मिस्टर हान भी ये बातें कहीं ना कहीं समझते हैं विंग की, तो वो भी इस बात को ज़्यादा खींचते नहीं है। विंग अब घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि हॉल में बहुत सारे बॉयज़ हैं, कम से कम 20 या 25 तो होंगे ही। तो विंग अपना बैग साइड में रखता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब तक वो फ्रेश होकर आता है वहाँ पे बॉयज़ तैयारी कर रहे थे कि वो कैसे विंग को इम्प्रेस करेंगे। तो विंग जब आता है तो वो एक सामने काउच पर बैठ जाता है। विंग का चेहरा बिल्कुल कोल्ड था, इसलिए कुछ बॉयज़ को तो लग रहा था कि ज़रूर वो तो रिजेक्ट होने ही वाले हैं, और होता भी ऐसा है। विंग बस उनको एक बार देखता है और रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारे बॉयज़ को रिजेक्ट होता हुआ देख मिस्टर हान को तो फिर से लग रहा था कि इस बार उनकी मेहनत बेकार जाने वाली है। पर तभी वहाँ पे एक और पर्सन चिल्लाते हुए आता है कि मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए आप लोग। सबकी नज़र उस पर पड़ती है। उस बॉय ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के जीन्स पहन रखी थी और उसकी आंखें सिल्वर कलर की थी। उसके बाल भी थोड़े लॉन्ग थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था वो। विंग जो एक बार के लिए बस उसको देखता रहा, पर उसने अपने होश को संभाला, क्योंकि उसे पता है कि विंग को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला, तो बस वो ऐसा ही देख रहा था। वो और कोई नहीं वांग जी था। वांग जी कहता है क्या मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो मिस्टर हान कहता है कि तुम सबसे लास्ट में जाओ, क्योंकि तुम एंड में आए हो। तो वांग जी चला भी जाता है और फिर
विंग अपना काम जारी रखता है। वो एक एक करके सबको रिजेक्ट करे जा रहा था। जब वांग जी देखता है कि विंग बिना कुछ सही से देखे सीधा सबको रिजेक्ट कर रहा है तो वो सोचता है अगर ये ओमेगा ऐसे ही सबको रिजेक्ट करता रहा तो ये मुझे भी रिजेक्ट कर देगा। थोड़े टाइम के बाद अब वांग जी की भी टर्न आ जाती है। वांग जी सीधा विंग के सामने वाले काउच पर जाके बैठ गया। विंग ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बोला मेरा नाम वांग जी है। तो विंग ने कहा कि उसकी एज क्या है, तो वांग जी ने बोला कि मेरी एज 27 है। यहाँ पर वांग जी ने अपनी असली एज नहीं बताई विंग को, और वो बता भी कैसे सकता था, क्या उसकी बातों पर कोई विश्वास करता कि वो 100 साल से भी ज़्यादा का है। तो इसलिए उसने अपनी एज 27 बताई। तो विंग उससे उसकी हॉबीज़ और वो क्या कर सकता है ये पूछा। तो वांग जी ने उसे बताया कि वो मार्शल आर्ट्स का चैम्पियन है और उसे शूटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। वो किसी को भी एक झटके में मार सकता है। वांग जी को इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देख विंग के मन में एक शरारत सूझती है, इसलिए वो मिस्टर हान को इशारा करता है। तो मिस्टर हान भी उसकी बातें समझ जाते हैं और वहाँ पे वो एक दूसरे पर्सन को लेकर आता है। वांग जी जब उसको देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मिस्टर हान अपने साथ जिस पर्सन को लाए थे वो एक रेसलर था। उसकी हाइट वांग जी से बहुत ज़्यादा थी और उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। तो वांग जी तो समझ चुका था कि विंग क्या करने वाला है। वो रेसलर अब सीधा वांग जी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। विंग फिर बोलता है तुम्हें इस रेसलर को हराना होगा। अगर तुम खुद हार गए तो तुम इस जॉब को भूल ही जाना फिर। तो वांग जी घबराते हुए कहता है इससे मैं कैसे लड़ सकता हूँ, इसकी हाइट प्लस इसकी बॉडी तो देखो, ये तो मुझे कचुम्बर बना देगा सिर्फ एक पंच में ही। तो विंग कहता है तुमने तो कहा कि तुम मार्शल आर्ट के चैंपियन हो तो तुम ऐसे नहीं हरा सकते क्या। पर वांग जी कुछ कह पाता तभी विंग ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, इसलिए जल्दी काम ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। तो वांग जी अब जाता है और उस रेसलर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो रेसलर अपनी बत्ती सी दिखा रहा था वांग जी को, जैसे वो उसे बताना चाह रहा हो कि तू तो गया बेटा। तो वांग जी के जब पसीने छूट रहे तो विंग भी एक डेविल स्माइल करता है और अपने आंखों से ही वांग जी को बताने की कोशिश करता है बहुत रौब झाड़ रहा था ना तू मार्शल आर्ट का चैंपियन, तो अब बच के दिखा। वांग जी जो उस रेसलर की बत्तीसी को देखता है तो वो सोचता है ये बत्तीसी तो ऐसे दिखला रहा है जैसे आज मेरी पूरी हड्डियां तोड़ के ही मानेगा। क्या करूँगा मैं, कैसे हराऊँ इसे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।